वेलकम टू ब्लैक रीकैप। आज की हमारी मूवी का नाम वी है। आज की एक्सप्लेनेशन में हो सकता है किलर आपको पुलिस से ज्यादा पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग थ्रिलर एक्शन मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम दंगे फसाद का सीन देखते हैं, जहां चारों तरफ गोलीबारी और खून खराबा चल रहा होता है। तभी डीसीपी आदित्य की एंट्री होती है। यहाँ आदित्य एक एक करके सभी बदमाशों को शूट कर देता है और मामले को वहीं पे सुलझा देता है। अब इतने बड़े मैटर को अकेले सुलझाने की वजह से वो रातों रात काफी फेमस हो जाता है और अब पूरा शहर उसे सुपर कॉप के नाम से जानने लगता है। उसे सरकार की तरफ से गैलेंट्री अवार्ड भी मिलता है। अगले सीन में हम एक पार्टी का सीन देखते हैं, जहां सभी आदित्य को उसके प्रमोशन और अवार्ड पे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी बार काउंटर पे अपूर्वा नाम की लड़की आती है, जहां वो खुद को एज अ साइकोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस करती है। यहाँ वो बताती है कि वो एक क्राइम नॉवेल पे काम कर रही है, जिसमें वो आदित्य के कैरेक्टर को एज अ हीरो इंट्रोड्यूस करना चाहती है। यहाँ आदित्य अपूर्वा में अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाता है और उसके साथ फ्लर्ट भी करता है। अपूर्वा भी उसमें काफी इंटरेस्टेड होती है। ऐसा लगता है मानो ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हो। इधर दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर प्रसाद को देखते हैं, जो पार्टी करके घर लौट रहा होता है। तभी एक आदमी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और उसके घर में घुसने से पहले उसे एक पंच मार के बेहोश कर देता है और अब उसको घसीट के अंदर ले जाता है और यहीं पे सीन होता है कट। अब अगली सुबह हम डीसीपी आदित्य को इंस्पेक्टर प्रसाद के घर देखते हैं, जहां पहले से मीडिया और पुलिस की भीड़ लगी होती है। और यहाँ मंसूर आदित्य को बताता है कि इंस्पेक्टर प्रसाद का किसी ने बेरहमी से खून कर दिया है और आपको तो स्पेशली उसकी डेड बॉडी देखनी चाहिए। अब हम अंदर इंस्पेक्टर प्रसाद की डेड बॉडी देखते हैं। उसे कुर्सी से बांध के उसके गले को धारदार चाकू से परफेक्शन के साथ काटा गया था, जिसके चलते बॉडी में से धीरे धीरे सारा खून बहने की वजह से प्रसाद की तड़प के मौत हो गई। और यहाँ प्रसाद की बॉडी पे एक नोट मिलता है, जिसमें किलर कहता है, डीसीपी आदित्य आई वांट यू। और ये साफ हो जाता है कि किलर आदित्य को इस प्लान्ड मर्डर के थ्रू चैलेंज कर रहा है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आदित्य मीडिया से कहता है कि किलर ने अपने लाइफ की दो सबसे बड़ी गलती की, पहली इंस्पेक्टर प्रसाद को मार के और दूसरी मुझे चैलेंज करके। और वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि इस किलर को मैं पकड़ के रहूंगा। इधर किलर ये सब सुन के मुस्कुरा देता है। अब आदित्य उस मर्डर की तहकीकात शुरू कर देता है, जहां उसे प्रसाद के कॉल रिकॉर्ड में बहुत बार अपूर्वा का नंबर मिलता है, जिससे ऐसा लगता है मानो अपूर्वा का इस केस से कोई कनेक्शन हो। अब आदित्य सीधा उसके घर पहुंच जाता है, जहां अपूर्वा आदित्य को अपने मॉम डैड से मिलाती है। थोड़ी देर बाद वो कॉफी लेने किचन में जाती है। इसी बीच आदित्य उसके रूम की तलाशी लेता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। अब आदित्य थक हार के साफ साफ अपूर्वा से इंस्पेक्टर प्रसाद के बारे में पूछता है कि तुम उसे कैसे जानती हो और उसे कॉल क्यों किया था। अपूर्वा कहती है कि मुझे अपने क्राइम नॉवल के सिलसिले में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जिसके लिए मैं प्रसाद से मिली। तभी आदित्य के फोन पे किलर का फोन आता है, जहां वो कहता है कि आदित्य, तुम्हें मेरा सुबह का गिफ्ट कैसा लगा और मुझे पकड़ने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग कर रहे हो। वाकई में तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी खूबसूरत है। ये सब सुनते ही आदित्य घबरा जाता है और किलर को चारों तरफ ढूंढने लगता है। इसमें किलर कहता है कि मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो, तुम्हें एक और लोकेशन सेंड किया है, जहाँ एक दूसरा गिफ्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब आदित्य मंसूर और बाकी टीम के साथ उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। लोकेशन एक भीड़ वाले मार्केट का था, जहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी मंसूर आदित्य के पीछे टी शर्ट पे एक और नोट देखता है, जिसमें किलर ने एक शैतानी शक्ल बनाई थी, जिससे ये साफ हो जाता है कि किलर अभी अभी यही था। अब फिर से किलर का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं तो जस्ट चेक कर रहा था कि तुम कितने फास्ट हो, बट शायद मैं तुम्हारे बगल से गुजरा और तुमने मिस कर दिया। चलो एक गेम खेलते हैं। मैं अब 4 और लोगों को मारने वाला हूँ। अगर पकड़ सकते हो मुझे तो पकड़ लो। मैं तुम पे दया करके हर अगले मर्डर से पहले तुम्हें एक क्लू दूंगा। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह एक सुपर कॉप मान लूंगा। और अगर तुम मुझे नहीं पकड़ पाए और ये चारों मर्डर हो गया, तो तुम मीडिया के सामने अपनी गैलेंट्री अवार्ड को कूड़े में फेंक देना और पुलिस की नौकरी हमेशा के लिए छोड़ देना। बोलो मंजूर है? इस पे आदित्य कहता है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। यहाँ किलर ये भी कहता है कि मेरे फोन को ट्रेस करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। मैं अपना फोन हर कॉल के बाद बदल देता हूँ और ये सभी फोन और सिम चोरी के हैं।
अब आदित्य और उसकी टीम शहर के एक एक बदमाशों को ढूंढ ढूंढ के मारती है, इसी उम्मीद में कि कहीं से किलर का कुछ पता चल जाए। इसी बीच आदित्य इंस्पेक्टर प्रसाद के इन्फॉर्मर से मिलता है, जो उसके साथ पिछले 1 साल से काम कर रहा था। यहाँ वो कहता है कि प्रसाद सर पिछले 6 महीने से काफी परेशान थे किसी बात को लेके। और तो और एक दिन मैंने उनको और उनके दोस्त मलिक को एक साथ देखा, जो किसी बात से काफी डरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें काफी दिनों से धमकी दे रहा था। अब आदित्य को पता चलता है कि मलिक एक बहुत बड़ा बिल्डर है और आज उसने अपने नए रिसोर्ट की ओपनिंग की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की है। अगले सीन में किलर ट्रेन से सफर कर रहा होता है। तभी सामने वाला पैसेंजर कॉल पे अपने भाई को गाली देते हुए कहता है कि मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े करके जमीन में गाड़ दूंगा। अब इस पे किलर उसको कहता है कि क्यों ना ये काम तुम्हारे लिए मैं कर दूं, मैं एक प्रोफेशनल किलर हूँ, तुम बस अपना रेट बताओ, उस हिसाब से बॉडी का जो पार्ट तुम्हें अपने भाई का चाहिए मैं काट के तुम्हारे लिए ले आऊंगा। ये सब सुनते ही पैसेंजर घबरा जाता है, वो डर के मारे वहाँ से जाने लगता है, लेकिन किलर उसे जाने नहीं देता। अब पैसेंजर कहता है कि मैंने तो ऐसे ही अपने भाई को बोल दिया, मुझे कोई उसकी जान नहीं लेनी। इस पे अब किलर भी हंसने लगता है। वो कहता है कि मैंने भी तुम्हें ऐसे ही बोल दिया, मैं भी कोई प्रोफेशनल किलर थोड़ी ना हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। अब हम मलिक की पार्टी का सीन देखते हैं। इधर किलर तो दूसरी तरफ आदित्य मंसूर के साथ उस पार्टी में आ जाता है। आदित्य को शक था कि कहीं मलिक की जान को भी खतरा ना हो, जिसके चलते आदित्य और मंसूर उस पर नजर बनाए हुए थे। उधर दूसरी तरफ इन सब बातों से बेखबर मलिक का किसी लड़की के साथ पार्टी से अलग गार्डन में बीचों बीच रोमांस करने का प्लान था, जिसके चलते वो आदित्य और मंसूर से नजर बचाते हुए उस गार्डन में चला जाता है, जहाँ पहले से ही रोमांस की सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब ये सब देख के मलिक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। तभी वो नोटिस करता है कि किलर उसके पीछे खड़ा होकर उसे नोटिस कर रहा है। अब वो किलर उसे भी प्रसाद की तरह रस्सी से बांध देता है। अब वो मलिक के साथ कुछ देर यूं ही ऐसे बातें करता है और फिर उसे भी जान से मार देता है। थोड़ी देर बाद मलिक का मैनेजर चीखते हुए सभी को बताता है कि मलिक सर को गार्डन में किसी ने मार दिया। अब आदित्य मर्डर स्पॉट पे पहुंच जाता है, जहां मलिक को भी सेम पैटर्न से मारा गया था। और यहाँ हमें एक नोट मिलता है जिसमें आदित्य के लिए लिखा था जस्ट मिस। अगले दिन फॉरेंसिक टीम को मलिक के मुंह से एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है, जिसमें मिलता है होने वाले तीसरे मर्डर का क्लू था कि एक पक्षी जो पक्षी नहीं है उसकी पूंछ काट दो, अंधेरे में सूरज को ढूंढो, राजा का घोड़ा तुम्हें बुला रहा है। दूसरी तरफ अपूर्वा आदित्य को बताती है कि मैंने तुम्हें एक जरूरी बात नहीं बताई। असल में प्रसाद को काफी दिनों से एक विक्की नाम का आदमी धमकियां दे रहा था, मुझे तो लगता है उसी ने इसे और मलिक को मारा। तभी आदित्य फिर से उन सारे नोट्स को देखता है जो किलर ने उसके लिए छोड़े थे। हर नोट पे कागज थोड़ा सा वी कट की शेप में फटा हुआ था और वी फॉर विक्की, जिससे कंफर्म हो जाता है कि किलर का नाम विक्की है। अब आदित्य मंसूर को फोन लगा के कहता है कि प्रसाद और मलिक की प्रोफाइल चेक करो और ये देखो कि कहीं कोई विक्की नाम का आदमी का जिक्र है कि नहीं। अगले सीन में फोरेंसिक एक्सपर्ट आदित्य को बताता है कि इस पहेली वाले कपड़े से हम कुछ भी ट्रेस नहीं कर सकते जिससे किलर का पता लगाया जा सके। मुझे इस कपड़े के कोने में एक छोटी सी फोटो भी बनी मिली, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि ये फोटो किस चीज की है। अब आदित्य उसे कहता है कि मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, जैसे भी हो रात तक मुझे पता करके बताओ कि ये फोटो किस चीज की है। इधर दूसरी तरफ एक इंस्पेक्टर आदित्य को बताता है कि सर, हमें मलिक के डायरी में से विक्की का नंबर मिल गया है और हमने उसकी लोकेशन भी पता कर ली। लोकेशन एक होटल की थी। अब आदित्य अपनी टीम के साथ वहां तुरंत पहुंच जाता है। अब वो विक्की का गेट खटखटाता है। इधर किलर अंदर अपना बैग पैक कर रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि कोई उसका गेट खटखटा रहा है और वो जैसे ही गेट खोलता है, ये क्या, ये तो लॉन्ड्री वाला होता है। तभी किलर नोटिस करता है कि आदित्य और उसकी टीम बगल वाले रूम का गेट खटखटा रही है और रूम का गेट खुलते ही वो एक आदमी को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब वो आदमी जेल में कन्फेस करता है कि उसी का नाम विक्की है और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में प्रसाद और मलिक ने मिलके इसकी प्रॉपर्टी हथिया ली थी, जिसके चलते यही उन दोनों को बार बार धमकियां दे रहा था, लेकिन इसने किसी को नहीं मारा। जिससे आदित्य अब समझ जाता है कि जिस किलर ने प्रसाद और मलिक को मारा उसका नाम विक्की नहीं है, तो फिर वो वी कट का साइन किस चीज का था।
खैर अगले सीन में अपूर्वा आदित्य को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाती है, जहां ये दोनों मिलके उस पहेली को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इस पहेली को समझते हैं। पक्षी जो पक्षी नहीं है, यानी बॉम्बे डक, जो एक प्रकार की मछली का नाम है, अब उसकी पूंछ काट दो तो बचा सिर्फ बॉम्बे। अंधकार में सूरज को ढूंढो, इस बॉम्बे की सबसे फेमस जगह अंधेरी है और सूरज ईस्ट में उगता है, यानी एग्जैक्ट जगह बॉम्बे में अंधेरी ईस्ट है। तीसरी लाइन, राजा का घोड़ा तुम्हें बुला रहा है। वहाँ के सबसे प्रसिद्ध राजा छत्रपति शिवाजी हैं, जिनके घोड़े का नाम विश्वास है, जिससे ये साफ हो जाता है कि बॉम्बे के अंधेरी ईस्ट में विश्वास होटल में किलर रुका हुआ है। अब आदित्य अगली फ्लाइट से मुंबई पहुंच जाता है। उधर किलर पहले से ही मुंबई में एक गन डीलिंग पार्टी से मिलता है, जहां केके नाम का आदमी किलर को पैसों के बदले हथियार से भरा एक बैग देता है। यहाँ केके उससे पूछता है कि तुम्हें इतने हथियार का करना क्या है। इस पे किलर मजाक करते हुए कहता है कि मुझे सांप पकड़ना है। इस पे केके और उसके आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी किलर अब साउथ स्टाइल में एक एक करके केके के सभी आदमियों को मारने लगता है और आखिर में वो केके को भी तड़पा के मार डालता है। दूसरी तरफ आदित्य पूरी पुलिस टीम के साथ विश्वास होटल पहुंच जाता है। तभी किलर दूर से आदित्य को वी का इशारा करता है। आदित्य समझ जाता है कि यही किलर है। वो किलर पे फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन किलर वहां से भाग निकलता है। आदित्य बहुत दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन अफसोस किलर फिर से एक बार उसको चकमा देके वहां से बच निकलता है। अब ये लोग केके की डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं, जहां फिर से एक क्लू मिलता है कि मैं सुनहरे आदमी को सबसे महंगी वाइन पिला के रहूंगा। इसी बीच आदित्य को फिर से किलर का फोन आता है। यहाँ वो कहता है कि मानना पड़ेगा, आज तो तुम मुझे पकड़ ही लेते, पर चलो कोई बात नहीं, गुड लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बोनस क्लू है। तभी वो आदित्य के फोन पे एक फोटो भेजता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे स्कूल में बैठे थे। इस फोटो में आदित्य भी था। आदित्य उनमें खुद को पहचान लेता है। तभी किलर उसे एक और मैसेज करता है, क्या तुम मुझे भूल गए हो, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि किलर आदित्य का स्कूल मेट है। अब आदित्य और जानकारी के लिए उस स्कूल में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि इसका नाम विष्णु है। 10th क्लास के बाद वो वाइजैक में शिफ्ट हो गया था। यहाँ टीचर आदित्य को ये भी बताते हैं कि विष्णु वाइजैक में पढ़ाई करके एक आर्मी ऑफिसर बन गया था। वो कहते हैं कि हालांकि मेरे पास विष्णु का कोई एड्रेस नहीं, लेकिन वाइजैक का एक और लड़का उसके साथ आर्मी ऑफिसर बन गया था। उसका नाम रत्न कुमार है और वो टीचर उसको रत्न कुमार का एड्रेस दे देते हैं। अब आदित्य वाइजैक में रत्न कुमार के घर जाता है, जहां रत्न कुमार अपने दोनों पैर खो चुका था। अब वो विष्णु की फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि विष्णु एक जाबाज आर्मी ऑफिसर था। 15 साल की उम्र में उसने अपने माँ बाप को खो दिए थे। उसके बाद से ही वो अनाथों की तरह जिंदगी जी रहा था, लेकिन वो हमेशा से ही अपना एक परिवार बनाना चाहता था। एक बार छुट्टी पे मैं और विष्णु वाइजैक आए। उस दिन किसी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने के लिए हम दोनों एक गिफ्ट शॉप में गए, जहां साहिबा नाम की एक लड़की हमें गिफ्ट दिखा रही थी। विष्णु उसको पहली नजर में ही पसंद करने लगा था और धीरे धीरे उस गिफ्ट शॉप के चक्कर रोज लगाने लगा। अब ये बात साहिबा समझ गई कि विष्णु उसे पसंद करता है। साहिबा का भी कोई नहीं था इस दुनिया में, वो भी अनाथ थी। अब वो भी विष्णु को धीरे धीरे पसंद करने लगी और दोनों ने एक दिन शादी कर ली। अब दोनों साथ में एक हंसी खुशी की जिंदगी जीने लगे। कुछ टाइम बाद विष्णु को पता लगा कि वो पिता बनने वाला है। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन तभी उसे आर्मी की तरफ से बुलावा आ गया और विष्णु को ड्यूटी पे लौटना पड़ा। उसके बाद विष्णु ने छुट्टी की कई अर्जियां डाली, लेकिन सभी की सभी रिजेक्ट हो गई। उधर साहिबा अकेले विष्णु की यादों में उदास खोई रहती। एक दिन हमें पता लगा कि दूसरी घाटियों में कुछ आतंकवादी मौजूद हैं, तो हमारी टीम उनसे निपटने के लिए निकल पड़ी। विष्णु और मैं साथ ही में एक गाड़ी में थे। विष्णु उदास साहिबा की यादों में खोया हुआ था। तभी कहीं से हमारी गाड़ी बॉम्ब ब्लास्ट का शिकार हो जाती है। हम सब नीचे पानी में गिर पड़ते हैं। हमारे कई साथी वहीं शहीद हो जाते हैं इस दुर्घटना में, और मैंने भी अपना पैर वहीं पे खोया। वो लास्ट टाइम था जब मैंने विष्णु को देखा। जब मैं एक हफ्ते बाद रिकवर हुआ तो मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि विष्णु पानी में बह के शायद अब शहीद हो चुका है। और दूसरी तरफ साहिबा भी पिछले साल किसी दंगे फसाद में मारी गई। अब ये सब सुनते ही आदित्य समझ जाता है कि ये उसी दंगे फसाद की बात हो रही है जिसे मैंने सुलटाया था।
और जिसके लिए मुझे प्रमोशन और अवार्ड भी मिला था। अब आदित्य मंसूर को कहता है कि पुरानी फाइल्स में चेक करो, उस दिन मारे गए लोगों में साहिबा का नाम है कि नहीं। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर आदित्य को बताता है कि सर, हमें साहिबा के बारे में एक डिटेल मिली है। राशिद नाम के कार मैकेनिक ने उसे दंगे फसाद वाले दिन सुबह सुबह आखिरी बार देखा था। अब ये लोग राशिद से मिलते हैं, जहां वो बताता है कि साहिबा के पेरेंट्स और मेरा भाई एक ही बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे। उसके बाद साहिबा एक ऑर्फनेज में अनाथ की तरह पली बड़ी। बाद में वो जब हमसे घुल मिल गई, उसके बाद वो मेरे बच्चों को भी पढ़ाने लगी। मैंने उसे आखिरी बार दंगे फसाद वाले दिन सुबह सुबह देखा था। वो माँ बनने वाली थी। उस दिन वो किसी केसी ज्वेलर के यहाँ जाने की बात कर रही थी। अब आदित्य और मंसूर केसी ज्वेलर के पास जाते हैं, लेकिन केसी ज्वेलर वाला आदमी साफ साफ मना कर देता है कि उसने किसी साहिबा को उस दिन नहीं देखा। और तो और उस दिन का सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट हो चुका है। आदित्य को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। वो मंसूर को उसके पीछे लगा देता है। अब अगले सीन में किलर फिर से आदित्य को कॉल करता है, जहां आदित्य कहता है कि विष्णु, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। मुझे बताओ, उस दिन दंगे फसाद में साहिबा के साथ क्या हुआ था? मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसमें विष्णु कहता है कि ये इमोशनल ड्रामा किसी और के साथ करना। तुम जैसे करप्ट ऑफिसर को मैं अच्छे से जानता हूँ, जो सिर्फ मिनिस्टर्स की गुलामी करते हैं। और ये कह के विष्णु कॉल कट कर देता है। अब आदित्य अपूर्वा से मिलता है, जहां वो कहता है कि मुझे अभी तक यही लगता था कि मैंने उस दिन दंगे फसाद का केस सॉल्व कर दिया था, लेकिन मैं गलत था। अभी भी उस दिन का कोई ऐसा राज है जो साहिबा से जुड़ा हुआ है और जिसे मैं नहीं जानता। और सबसे दुख की बात यह है कि विष्णु मुझे एक करप्ट ऑफिसर मानता है। तभी आदित्य को मंसूर का कॉल आता है, जहां वो बताता है कि उसने केसी ज्वेलर वाले आदमी को किसी रमनी नाम की लेडी के साथ छुप छुपा के मिलते देखा। अब आदित्य और मंसूर उन्हें रंगे हाथों एक होटल में पकड़ लेते हैं। अब यहाँ रमनी उस दंगे फसाद के पीछे की पूरी फ्लैशबैक बताती है। रमनी एक ऑर्फनेज में काम करती थी, जहाँ सिर्फ अनाथ लड़कियां ही रहती थी। रमनी इलीगली बड़े बड़े पैसे वालों को वहाँ से लड़कियां सप्लाई करती थी। इस काम में इंस्पेक्टर प्रसाद भी उसकी मदद करता था। एक दिन 3 लोग जबरदस्ती कल्याणी नाम की लड़की के साथ गलत काम कर रहे थे। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड आयशा उन लोगों का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और वो वीडियो लेके सादिक हसन नाम के आदमी के पास जाती है। सादिक हसन शहर का एक बड़ा और पहुंचा हुआ आदमी था। वो आयशा को प्रोटेक्शन देने का वादा करता है, लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है, क्योंकि उस वीडियो में होम मिनिस्टर का बेटा रंजीत था। अब इस मौके का फायदा उठाने के लिए सादिक होम मिनिस्टर को अपने फायदे के लिए ब्लैकमेल करता है। लेकिन ये सब पता लगने पर रंजीत मुहर्रम के दिन दंगे फसाद का माहौल बनाता है। इस काम के लिए वो मुंबई से केके गैंग को बुलाता है, जहां ये लोग मिलके सादिक को उसके घर में घुस के परिवार सहित मार डालते हैं और बाद में यही लोग आयशा को भी मार देते हैं। और इस काम में भी इंस्पेक्टर प्रसाद इनकी पूरी मदद करता है। अब आदित्य रमनी को साहिबा की फोटो दिखा के पूछता है कि क्या तुमने इसे कहीं देखा? इस पे रमनी साफ मना कर देती है। अब आदित्य पूछता है कि रंजीत के अलावा बाकी 2 लोग कौन थे जिन्होंने उस गलत काम को अंजाम दिया। और यहाँ हमें पता लगता है कि वो लोग बाकी के 2 लोग बिल्डर मलिक और केसी ज्वेलर का चेयरमैन शरद चंद्र था। अब आदित्य को ये बात समझने में देर नहीं लगती कि विष्णु का अगला निशाना शरद चंद्र ही है, क्योंकि होम मिनिस्टर के बेटे रंजीत और शरद चंद्र को छोड़ के बाकी सभी लोग मारे जा चुके हैं। और क्लू के हिसाब से सुनहरे आदमी की बात हो रही है, जो हो ना हो केसी ज्वेलर का चेयरमैन शरद चंद्र ही है। अब आदित्य और उसकी टीम शरद को ढूंढने लगती है, लेकिन ये क्या, आदित्य के पहुंचने से पहले विष्णु शरद तक पहुंच चुका था। यहाँ वो बाकियों की तरह उसे भी रस्सी से बांध देता है और जबरदस्ती उसके मुंह में पिघला सोना डाल देता है, जिससे शरद की तड़प के मौत हो जाती है। अब अगली सुबह शरद की लाश रोड के बीचों बीच उसकी गाड़ी में मिलती है, एक आखिरी क्लू के साथ, सिर्फ वेल रहेगा। अब आदित्य अपने सीनियर को बताता है कि इस केस में एक आखिरी शख्स होम मिनिस्टर का बेटा रंजीत ही बचा है, जो थाईलैंड में अपने प्राइवेट आइलैंड पे बर्थडे पार्टी करने वाला है और उस आइलैंड का नाम वेल आइलैंड है। और विष्णु के उस क्लू के हिसाब से भी वेल का जिक्र हुआ था, इसलिए ये बात साफ है कि विष्णु अब वहां जाके रंजीत पे हमला करेगा। इसलिए आदित्य अब सीनियर की परमिशन लेके उस आइलैंड पे अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। यहाँ रंजीत के चारों तरफ कई तो बॉडीगार्ड मौजूद थे। अब पार्टी के दौरान विष्णु अचानक से रंजीत पे हमला कर देता है और थोड़ी ही देर में चारों तरफ गोलीबारी शुरू हो जाती है। इधर आदित्य रंजीत को जंगल में भेज देता है और खुद भी उसको कवर देने लगता है। दूसरी तरफ विष्णु भी
रंजीत के सारे आदमियों को एक एक करके मार के जंगल की तरफ बढ़ता है। थोड़ी देर बाद आदित्य रंजीत से अलग हो जाता है और कुछ ही देर में विष्णु रंजीत को आदित्य से पहले ढूंढ निकालता है और उसको भी मौत के घाट उतार देता है। कुछ देर बाद जब आदित्य वहां पहुंचता है तो ये क्या, रंजीत का कटा सर उसके हाथ में था और वहां एक और नोट मिलता है जिसमें आदित्य के लिए लिखा था, वी विल मीट सून। अब आदित्य विष्णु को ना पकड़ पाने के फ्रस्ट्रेशन में गुस्से में चीख पड़ता है। अब अगले सीन में आदित्य मीडिया के सामने अपनी हार एक्सेप्ट करता है। वो अपने सारे गैलेंट्री अवार्ड वापस करते हुए नौकरी से रिजाइन कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अब इस जॉब के लायक नहीं, क्योंकि उसके रहते 5 लोगों की जान चली गई और किलर अभी तक पकड़ा नहीं गया। कुछ दिन बाद पुलिस की दूसरी टीम मीडिया में झूठी खबर फैला देती है कि वो किलर पकड़ा गया ताकि पब्लिक के सामने पुलिस की इज्जत बनी रहे। तभी आदित्य को विष्णु का कॉल आता है। विष्णु कहता है कि देखा तुमने, अपने करप्ट और धोखेबाज सिस्टम को मुझे नहीं पकड़ पाई तो शर्म के मारे झूठी खबर फैला दी। इस पे आदित्य कहता है कि क्या अब हम मिल सकते हैं। विष्णु कहता है क्यों नहीं, तुमने मेरा लास्ट नोट पढ़ा नहीं था। अब ये दोनों बीच पे मिलते हैं। यहाँ विष्णु कहता है कि स्कूल में तो तुम काफी कमजोर थे, लेकिन कमाल है पुलिस बन गए, लेकिन तुम्हारी टीम किसी काम की नहीं थी। मैं रंजीत के पीछे अकेला था उस आइलैंड पे, पर तुम मुझ अकेले को नहीं पकड़ पाए। इस पर आदित्य जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि उस दिन जब तुमने रंजीत के आदमियों पे अटैक किया था तब मैं भी सबकी नजरों से बचकर रंजीत के आदमियों को खत्म कर रहा था। वो मैं ही था जिसने रंजीत को जंगल में भेजा और उसे आखिरी में अकेला छोड़ दिया ताकि वो तुम्हें मिल जाए और तुम उसे खत्म कर दो। असल में डीजीपी और होम मिनिस्टर ने मिलके ये प्लान बनाया था, जिसके चलते उन्होंने मेरे टीम में अपने आदमी डाल रखे थे, जिनका प्लान तुम्हें और मुझे दोनों को एक साथ मारना था। क्योंकि मैं भी रंजीत की सच्चाई जान चुका था, इसलिए मैंने एक एक करके सभी को मार के तुम्हारे लिए रास्ता बनाया। अब आदित्य पूछता है कि चलो अब तो बताओ कि साहिबा के साथ असल में क्या हुआ था। अब यहाँ विष्णु बताता है कि एक्सीडेंट के बाद नदी में बह के मैं एक गांव में आ पहुंचा। मैं बहुत घायल था, कई दिनों तक मेरा इलाज चला। जब मैं ठीक हुआ तब मुझे साहिबा का मेल मिला जिसमें उसने उस दिन की घटना मुझे बताई। अचानक दंगे फसाद शुरू होने की वजह से साहिबा केसी ज्वेलर के वॉशरूम में जाके छुप गई। तभी थोड़ी देर में आयशा वहां सादिक के घर से भागते हुए आई। साहिबा ने उसे अपने साथ छुपा लिया। इधर प्रसाद ने आयशा को केसी ज्वेलर के अंदर जाते हुए देख लिया था, जिसके चलते उसने केके गैंग को इशारे से बता दिया कि आयशा अंदर छुपी है। इधर साहिबा समझ जाती है कि अब वो गुंडे आयशा और इसे मार देंगे। तभी उसने वो ईमेल के थ्रू वो वीडियो मुझे भेज दिया। साथ में साहिबा ने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं प्रसाद, मलिक, शरद और रंजीत से बदला लूं। तभी केके गैंग वहां पहुंच जाती है और गेट तोड़ के अंदर घुस जाती है और साहिबा और आयशा दोनों को एक एक करके मार देती है। अब विष्णु कहता है कि इसके बाद मैंने कई महीनों तक इन 5 को मारने का प्लान बनाया और जब मुझे पता लगा कि तुम्हें उस दिन के लिए गैलेंट्री अवार्ड मिल रहा है तो मुझे लगा तुम भी उन लोगों के साथ मिले हो और ये सब सिर्फ प्लान का हिस्सा था। इसलिए मैं तुम्हें भी सबक सिखाना चाहता था और दुनिया के सामने हराना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। तुम सच में एक अच्छे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो जिसकी इस शहर को बहुत जरूरत है। इसलिए ये वीडियो अब तुम रखो और दुनिया को दिखाओ और अपनी नौकरी भी वापस ले लो। आदित्य, अब तुम जीत गए। इस पे आदित्य कहता है कि नहीं विष्णु, तुमने मुझे जिताया है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा मेडल है, थैंक यू सो मच। अब अगले सीन में आदित्य मीडिया के सामने सारी बातों का खुलासा कर देता है। इधर दूसरी तरफ अपूर्वा आदित्य और विष्णु दोनों को अपनी क्राइम नोवेल भेजती है। इस नोवेल का नाम होता है साहिबा। और यहीं पे हमारी कहानी होती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।